अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों के उस प्यार भरे फीडबैक का जो मेरे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स की सूरत में आप लोग मुझे लिख रहे हैं। बहुत दफ़ा अब ऐसा होने लगा है कि वॉइस मैसेज किसी का आया होता है या कोई रिप्लाई आया होता है, मैसेज आया होता है, तो पता है क्या लिखा होता है, लव यू सो मच। तो खुशी पता है क्यों होती है इस बात पे? ये जो मैं एक लाइन बोलता हूँ ना, आप लोग भी बोलना शुरू हो गए हैं, लव यू सो मच। तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बतें बांटना, नफ़रत को ख़त्म करना। सिर्फ इंसान के साथ मोहब्बत नहीं बांटना, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी मखलूक है उसके साथ मोहब्बत से पेश आना। जब आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ काम आते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो बेसिकली रब की ज़ात आपसे राज़ी हो जाती है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसने रब को राज़ी कर लिया उसने दुनिया और आखिरत में अपने लिए एक मकाम पा लिया। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। कुछ ऐसे भी रब के बंदे हैं जो सिर्फ इतना पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और वो जिस मकसद के लिए पढ़ रहे होते हैं वो हो जाता है। उसकी वजह क्या है? मैं हमेशा जो कहता हूँ, ज़ुबान के अंदर जब आप मिठास पैदा करेंगे, अपने हुस्न इखलाक को, अपने रवैये को ऐसा खूबसूरत बनाएंगे कि लोग आपके पीछे भी आपको दुआएं देंगे, सामने नहीं सिर्फ पीछे भी कहेंगे, यार अल्लाह इसको खुश रखे, बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है। तो ये एक ऐसी अदा है जो रब के यहाँ बहुत पसंदीदा है कि मेरे इस बंदे को पीछे भी दुआएं मिल रही हैं, तो फिर रब आपकी आयतों में तासीर पैदा कर देता है। आपकी दुआओं में इतनी तासीर पैदा हो जाती है, अगर किसी के लिए ऐसे आप हाथ उठा के दुआ मांगे, या अल्लाह इसका ये काम कर दे, तो वो काम हो जाता है। और ये किस वक्त होता है? जब आप रब के बंदों के साथ, रब की मखलूक के साथ प्यार करना शुरू करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ, नफ़रतें ख़त्म करके मोहब्बतें बांटिए। और लफ्ज़ ये लव यू सो मच है भी इसलिए, मोहब्बतें बांटिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सिलसिला शुरू किया मैंने प्रोग्राम में सिखाने का, उसमें तो अभी भी मुझे कुछ कमेंट्स आ गए हैं कि यकीन कामिल बना के सिर्फ आयतुल कुर्सी ही पढ़ी है तो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। 100% ऐसा होगा। उसकी रीज़न ये है, बात ही सिर्फ यकीन कामिल की है, मोहब्बतें बांटने की है, इंसानियत के काम आने की है। अपनी परेशानियों को, अपनी दुख को, अपनी मुसीबतों को भुला के दूसरों की परेशानियों को हल करना, मोहब्बतें बांटना, इंसानियत के काम आना रब के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल है। और उसी पे ही न सिर्फ आयतों में तासीर पैदा होती है, बल्कि बातों से भी खुशबू आती है। आपके मिलने से, बात करने से लोग आपसे प्यार करना शुरू हो जाते हैं। मुझे आप लोग प्यार देते हैं तो यकीन मानिए, मुझे पता है क्या लगता है कि शायद, मैं आज आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, शायद मैं एक गुनहगार सा बंदा रब की बनाई हुई मखलूक को बार बार जो एक पैगाम दे रहा हूँ, मोहब्बत का, शायद उसमें मुझे थोड़ी सी कामयाबी मिली है। हम आपस में मोहब्बतें बांटना शुरू हो गए हैं। सो ये मोहब्बतें बांटिए। मैं भी एक बशर हूँ, गलती मुझसे भी होती है, लेकिन मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अड़ता नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कहा कि जी मैं मुख्तसर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआएं दिया करें, मोहब्बतें बांटा करें, वो ज़ात जो है आपसे बहुत खुश होगी। वरना तो लोग आपको बताएंगे कि जी बड़ा मुश्किल है, ये पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और पहले ही डरा देते हैं। वैसे ही इंसान का यकीन कामिल टूटा होता है, और जब वो कोई वजीफ़ा करता है, वो कहता है जी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो कहते हैं जी गलत किया होगा, ये नहीं किया होगा, ये नहीं किया होगा। कुछ भी नहीं है। यही आम सी सूरतें हैं, आम सी ही आयात हैं। कोई नीयत सही करके बताने वाला हो तो सब कुछ हो जाता है। ये लोग बताते ही नहीं, डराते हैं, वहम का शिकार करते हैं, और सिर्फ ये मजबूर करते हैं कि हमारे पास हैं, उनको कहें जी हम ही कर सकते हैं। नहीं भाई, हर बशर कर सकता है। और इंशाल्लाह ये मेरा सिखाने वाला अमल जारी रहेगा, आप सीखते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होता रहेगा। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, असद अली उनका असली नाम है। ताल्लुक़ है उनका सरगोदा शहर के साथ, एक गाँव, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस वक्त ओमान मस्कत के अंदर मुकीम हैं, आजकल वहीं पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा है, जो एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई है, ये एक सच्ची कहानी है, उनकी आंखों देखी कहानी है, लेकिन उन्होंने कहा है जो लोकेशन है वो आप ना बताइएगा। होता बाज़ औक़ात यही है
कि अगर किसी लोकेशन को बता दिया जाए जो आज की जनरेशन है उनको नहीं भी पता होता, तो वो डरना शुरू हो जाते हैं, जब वहाँ पहुँच के डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है लोकेशन को ना बताया जाए। सो आज की कहानी असद अली की ज़बानी। असद अली कहते हैं कि हमारे सरगोदा शहर के साथ जो छोटा सा एक गांव है, उसमें एक ऐसा अस्पताल है जो बहुत ही पुराना है। कोई तारीखदान तो उसके बारे में बेहतर बता सकता है, लेकिन जिस वक्त असद अली छोटे से थे उस वक्त सिर्फ उनको ये पता था कि जी अंग्रेज़ों के दौर का बनाया हुआ ये अस्पताल है। बहुत सारी हमारी पाकिस्तान की ऐसी बिल्डिंग हैं जो हमें सिर्फ इतना ही उनके बारे में नॉलेज है कि जी बहुत पुरानी हैं, ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई हैं। उनकी बनावट, उनकी ईंटें, उनका मटेरियल इस तरह का है कि दूर से ही पता लग जाता है कि आम मिस्त्री ने नहीं, बल्कि उस दौर के वो मेमार जो ख़ास अंदाज में मेहनत करके बनाते थे, ये उनके हाथों से बिल्डिंग तराशी गई है, बनाई गई है। ये अस्पताल आज भी एक बड़ा अस्पताल तो उस गांव के अंदर था। सरकारी अस्पताल जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन जो गांव के सरकारी अस्पताल होते हैं उतना बड़ा तो था। लेकिन उसकी इमारत, उस इमारत के ऊपर वो रंग और रोगन, वो ईंटों का कलर इतना पुराना हो चुका था कि दूर से ही नज़र आता था ये जो इमारत है बहुत ही पुरानी है। अपनी जो कहानी सुना रही है तो यही बता रही है, मुझे बने हुए बहुत अरसा हो गया है। अब उसका जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा था वहाँ पे तो आज भी अस्पताल का काम जारी था। डॉक्टर, नर्सें सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक वहाँ पे काम करते और रात को सिर्फ इमरजेंसी के लिए कुछ टीम वहाँ पे मौजूद होती। उसके पीछे एक बहुत बड़ा खुला एरिया था और एंड पे 8-10 कमरे बने हुए थे। शुरू वाली जो बिल्डिंग थी, क्योंकि वो चल रही थी, इस्तेमाल में थी, इसलिए उसकी देखभाल भी की जा रही थी। लेकिन वो जो पीछे वाले 8-10 कमरे थे, लोग नहीं जानते थे वो कब से वीरान हो गए थे, कब से उनको बंद कर दिया गया था। देखने वाली आंखों ने सिर्फ ये देखा था कि उस हिस्से के अंदर काफ़ी झाड़ियाँ उग आई थीं। दूर से ही किसी भूत बंगले, हॉन्टेड लोकेशन का पता देती थी। और उसी साइड पे किसी दौर में जो दरख्त कुछ लगाए गए थे वो काफ़ी घने हो गए थे और बेरी के भी काफ़ी दरख्त वहाँ पे मौजूद थे। उन कमरों को बिल्कुल सील कर दिया गया था। जो उनके अंदर लॉक डाले गए थे वो किसी दौर के बने हुए लॉक थे, जो वो भी मुंह बोलता सबूत थे कि बहुत ही पुराने लॉक हैं और उन लॉक्स को कई कई सालों से खोला नहीं गया था। लेकिन उनमें से 2-3 कमरे शायद ऐसे थे जिनके आगे ताले नए डाले गए थे। शायद वो इस काबिल थे कि उनके अंदर रिहाइश, उठना बैठना या कोई सामान रखा जा सकता था। बाकी तो दूर से ही इतने खौफनाक नज़र आते थे, कोई हिम्मत ही नहीं करता था उनकी तरफ जाने की। ये था एक वो अस्पताल जो शुरू में यानी फ्रंट वाले हिस्से पे अस्पताल था और चल रहा था। पीछे एक खुला ग्राउंड था, लेकिन दोनों साइडों पे दीवारें मौजूद थीं और बैक साइड पे बने हुए 8-10 कमरे, और उन कमरों के पीछे एक कॉरिडोर सा मौजूद था। अमला सुबह सुबह अस्पताल आता, अपना सारा दिन काम करता और रात को 1 by 1 एक एक करके सारे छुट्टी पे चले जाते और 11 बजे कुछ लोग मौजूद होते जो इमरजेंसी के लिए वहाँ पे होते, 1 से 2 लोग। बहुत कम लोग जानते थे कि पीछे वाला जो हिस्सा है इसको कब बंद किया गया था या उसकी रीज़न क्या थी। किसी दौर में ये भी अस्पताल का ही हिस्सा होता था। शायद ये अस्पताल के किसी दौर में वो प्राइवेट रूम होते थे या एक ऐसे रूम कह लीजिए जिनके बारे में बातें मशहूर थी कि जो मरीज़ दूर दराज से कहीं आ जाते या उनको रात रुकना पड़ जाता तो उनको वहाँ पे स्टे कराया जाता था, उन कमरों के अंदर वो रुकते थे। जिस तरह आज प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल के अंदर काफ़ी कमरे होते हैं मरीज़ों के लिए अलग से बने हुए, ये उस दौर के इसी तरह के कमरे थे। लेकिन बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हाल थी, पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उनको बंद कर दिया गया था। और जब बिल्डिंग इतने अरसे तक बंद हो जाए तो वो वैसे भी भूत बंगला होती है। इसी
सड़क के साथ ही एक कच्चा रोड था जो काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार था, लेकिन उस पर आज भी पत्थर के निशान इस तरह के मौजूद थे कि ये रोड कभी पक्की होती थी, लेकिन टूट फूट का शिकार होने की वजह से एक ऐसी नज़र आती है जैसे कच्ची रोड, असल में ये एक पक्की रोड थी। वहाँ के सियासतदानों को आखिर होश के नाखून लेने ही पड़े। आवाम की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे वो मान ही गए कि इस रोड को पक्का करा दिया जाता है। सो ठेका दिया गया और ठेका देने के बाद एक पार्टी को ठेका दे दिया गया। होता यही है अमूमन, जिस गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई रोड बनाई जाती है तो उसकी लेबर भी उसी शहर से ली जाती है, लेकिन वो जो ठेकेदार था उसकी अपनी ही एक टीम थी, अपने ही मज़दूर थे। वो अपने मज़दूर भी अपने साथ लेकर आया। उसने कहा मैं यहाँ से नहीं, मेरी अपनी ही एक टीम है, उसमें मज़दूर भी शामिल है, मैं उनको लेकर यहाँ पे आऊँगा। रोड बननी शुरू हुई और रोड एक सिरे से बनते 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 अस्पताल के करीब पहुँच गई। अभी कुछ दिन ही हुए थे रोड को बनते हुए, ज़्यादा हिस्सा बनाया भी उन्होंने नहीं था। उनको जो मसला आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो रिहाइश का था। वो छोटा सा एक गांव था और उसमें कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मज़दूर रात को सो सकते। उनको वापस लेके जाना और सुबह फिर काम लेके आना ठेकेदार को काफ़ी मुश्किल पड़ रही थी। वो इस बात से परेशान था कि अगर मज़दूरों को रहने का यहाँ पे कोई बंदोबस्त हो जाए तो उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। गांव वाले उससे थोड़े से खफा भी थे कि अगर यहीं से मज़दूर ले लेता तो बेहतर था, लेकिन आखिरकार उसका मसला हल हुआ और हस्पताल की इंतज़ामिया से बात की गई कि ये रोड क्योंकि हस्पताल के भी ज़ेर इस्तेमाल रहेगा तो वो हिस्सा जो पीछे बंद पड़ा हुआ है अगर मज़दूरों को दे दिया जाए तो मज़दूर सिर्फ रात को वहाँ पे सोने के लिए आ जाएंगे और सुबह काम पे चले जाएंगे। ऊपर से भी कॉलें कराई गई तो हस्पताल की इंतज़ामिया ने चाबी ऊपर की कॉल आने पे उनके हवाले कर दी। ठेकेदार ने चाबी उन मज़दूरों को दी और कहा कि इस हस्पताल के पीछे जो कमरे हैं उनको आप साफ़ कीजिए, काफ़ी पुराने हैं, और उसको अपनी रिहाइश का बना लीजिए। रात को आप खाना पकाना सोना वहीं पे रखिए और सुबह आप लोग काम पे आ जाइए। वो जो मज़दूर थे वो अपना सामान उठाए हुए अगले दिन सुबह सुबह बैग शैग बना के हस्पताल पहुंच गए। मेन एंट्रेंस से दाखिल होकर वो पीछे पहुंचे तो पीछे एक खुला सा ग्राउंड था और दोनों तरफ चार दीवारी थी और सामने वो जो कमरे लाइन के अंदर बने हुए 8-10 नज़र आ रहे थे, कुछ अजीब सा मंजर पेश कर रहे थे। उनको देख के अंदाज़ा होता था कि काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी सालों गुजर गए कि इनको खोला नहीं गया, बंद है। लेकिन उनमें से वो जो 2-3 कमरे ऐसे थे जिनके ताले नए लगाए गए थे, इस सोच पे कि कभी इनको इस्तेमाल में लाया जाएगा, वो जाके उनमें चाबी लगाने शुरू हो गए और एक कमरा ऐसा था जिसकी चाबी लगाते ही ताला खुल गया। वो तादाद में इतने थे कि उनको रात को सोना था और उनके लिए वो काफ़ी कमरा एक ही काफ़ी था, लेकिन उनको 2 कमरों की चाबियां दी गई थी। तो उन्होंने फ़ैसला किया, दोनों के ताले तो खोल लिए, उन्होंने फ़ैसला किया एक ही कमरे में सो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि दूसरे को भी अच्छी तरीके साफ़ करना बनेगा, क्योंकि पहली कमरे को देखते ही उनको अंदाज़ा हो गया था कि इस काबिल नहीं है कि इसमें रिहाइश इख्तियार की जाए, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कमरे के अंदर जो झाड़ियाँ उगाई थी कच्ची ज़मीन के अंदर, उनको भी साफ़ करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने उस कमरे को साफ़ किया, इस काबिल बनाया कि वहाँ पे रिहाइश रख सकें। अपने बैग वगैरह डाले और वहीं सुकून से रात को सो गए। जब सुबह उठे तो सारे मज़दूर अपने अपने काम की तरफ रवाना हो गए से, और जैसे ही वो काम पे लगे तो एक मज़दूर के उन्होंने ज़िम्मे लगाया कि एक काम करो, यहाँ पे खाने का भी हमें मसला आ रहा है, तुम यहाँ पे गोश्त लेके आओ या सब्ज़ी लेके आओ, जो भी पकाना है आज ख़ुद पका लो, हम पैसे मिल के तुम्हें दे देंगे, तुम खाना भी पकाओ वहीं पे और हमारा इंतज़ार करो, तुम थोड़ा सा घंटा पहले चले जाना। उसने कहा ठीक है। वो सब काम करते रहे और वो जो मज़दूर जिसके ज़िम्मे लगा था कि वो खाना बनाएगा, वो उस तरफ चल पड़ा जहाँ पे उसको गोश्त ख़रीदना था। उस छोटे से देहात के अंदर इस तरह का सिलसिला था कि कुछ दूसरे गांव से
बछड़ा ख़रीद कर लाया जाता, एक चौक सा बना हुआ था जहाँ पे फट्टा सा लगा हुआ था, वहीं पे उसको ज़िबा किया जाता और जितने भी लोग वहाँ गांव के होते ताज़ा गोश्त उसी वक्त ख़रीदते और अपने अपने घरों को रवाना हो जाते। ऐसा नहीं था कि शहर की ज़िंदगी की तरह रोज़ ही ज़िबा किया जाता। हफ्ते में वो एक दिन या बाज़ों का 2 दिन, ज़्यादातर वो हफ्ते में एक ही दिन कुर्बानी करते थे। पता करने पे उसको गांव वाले ने कहा, जी हाँ, आज कुर्बानी का दिन है, आज बछड़ा लाया जाएगा, आप चले जाओ, वहाँ पे आपको गोश्त मिल जाएगा। जब वो उस फट्टे पे पहुँचा तो उसको सुकून के साथ गोश्त मिल गया और उसने बताया कि अब आपको दोबारा गोश्त अगले हफ्ते मिलेगा। गोश्त लेके वो अपने उस अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा। वो जो पकाने का सामान था वो उसने सारा अपना खोला, साफ़ किया और गोश्त बनाना शुरू कर दिया। गोश्त की खुशबू बताती थी कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। वो गोश्त बनाकर जो उसने बाहर खुले ग्राउंड में बनाया था, उस पूरी देचकी को जिसके अंदर उसने गोश्त बनाया था उठाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब वो कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो उसको एहसास हुआ कि इस कमरे में तो जगह ही नहीं है, सारी जूतियां भी पड़ी हैं, बिस्तर लगे हुए हैं। क्यों ना इसका सिस्टम साथ वाले कमरे में इस तरह का बनाया जाए कि वहाँ पे ही बैठ के हम खाना खाएं, यहाँ सिर्फ लेटने का ही इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि अब उन्होंने काफ़ी अरसा यहाँ पे काम करना था, 3-4 महीने का प्रोजेक्ट था या 2-3 महीने का था, तो उनको लगा कि ये कमरा एक सोने के लिए रखा जाए, दूसरा कमरा हम खाने खाने के लिए, बैठने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि ताले दोनों ही कमरे के खुल चुके थे, उन्होंने पहले दिन ही खोल लिए थे, तो दूसरे दरवाज़ा भी खुला हुआ था। हाँ, अब उसको अंदर जाकर देखना था कि इसको किस तरह सफाई की, झाड़ पोंछ की और झाड़ियाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है। गोश्त की देचकी वो अपने हाथ में पकड़े, दरवाज़ा उसने पाँव से खोला, क्योंकि उसके दोनों हाथ देचकी को पकड़े हुए थे। उसने दरवाज़ा पाँव से खोला जो काफ़ी अरसे से खुला नहीं था, सख्त था, तो उसको ज़ोर लगाना पड़ा और उसने इस अंदाज़ में खोला कि उसको किक मारनी पड़ी, लात मारनी पड़ी। और जब उसने ज़ोर से लात मारा तो दरवाज़ा तेज़ी के साथ खुला और वो अंदर दाखिल हो गया। टाइम था मगरिब का, क्योंकि खाना पकाते तकरीबन मगरिब हो गई थी, 4-5 बजे अपना काम ख़त्म कर देते थे। जब वो देचकी लेके अंदर दाखिल हुआ तो अंदर एक ऐसा मंजर था जो कोई आंख देख तो नहीं सकती थी, लेकिन कुछ कान जो दूर फ्रंट पे बैठे, फ्रंट वाले हिस्से में मौजूद जो अस्पताल था, वहाँ पे कुछ लोगों ने, जो कानों ने आवाज़ सुनी, किसी की चीखो पुकार की आवाज़ थी। कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था और इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था जिससे अंदाज़ा होता था उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। वहीं पे बैठे एक दूसरे की तरफ देखते उन्होंने कहा, यार लगता है कोई धाड़ रहा है, रो रहा है। वो तेज़ी से बाहर निकले तो अंदाज़ा हुआ आवाज़ पीछे वाली सिमत में आ रही है। वो भागते हुए पीछे की तरफ गए तो ये आवाज़ इतनी ऊंची हो चुकी थी, उसका चीखना, कराहना, धाड़े मारना इतना ऊंचा हो चुका था कि इर्द गिर्द के जो कुछ मकान हैं उनके मकीन भी बाहर निकल आए और आवाज़ का तयन करते हुए कि किस सिमत से आ रही है, चलते हुए वो भी अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ आ गए। अब जो मंजर था वो ये था कि खड़े सारे अपनी आंखों से देख रहे थे और कानों से सुन रहे थे कि इस सामने वाले कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, कोई है जो चीखो पुकार कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से धाड़ रहा है। लेकिन हैरान कुन बात जो उनको डराने, जो जिसकी वजह से वो डर गए और कांपना शुरू हो गए थर थर, वो सिर्फ उसकी चीखने की, रोने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि जब वो करीब जाके, यानी कि अस्पताल से दाखिल होकर उस दरवाजे के, उस कमरे के सामने जाके खड़े हुए तो असल में वो थप्पड़ थे। जब इंसान को थप्पड़ पड़ता है, चाहे वो गाल पे हो, चाहे वो कमर पे हो, तो एक थप्पड़ की आवाज़ आती है। वो इतना ज़ोरदार आवाज़ थी थप्पड़ों की, जो वहाँ खड़े जो कुछ अस्पताल का अमला था और इर्द गिर्द के लोग भी जो वहाँ पे पहुँच गए थे, चीखो पुकार तो दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन उस कमरे के सामने खड़े हुए जो उनको आवाज़ आ रही थी वो थप्पड़ों की थी, जिससे उनको अंदाज़ा हो गया कि कोई है जिसको मार पड़ रही है। और वो इस बात पे हैरान थे
कि एक दिन पहले जिनको कमरा दिया गया उन मज़दूरों की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है कि कोई किसी को इतने बुरे तरीके से मार रहा है और मारने वाला इतना ताकतवर है कि उसके थप्पड़ों की आवाज़ दूर खड़े लोगों को भी आ रही थी। और रोने और चीखने का अंदाज भी बताता था कि जिसको पढ़ रहे हैं वो अपनी कुव्वत से ज़्यादा ज़ोर लगाकर चीख रहा था, क्योंकि उसकी बर्दाश्त से बाहर था। यकीनन मारने वाला बहुत ज़ोर से मार रहा था और थप्पड़ भी बताते थे कि खौफनाक अंदाज में पीटा जा रहा है। और उसी लम्हे उनकी आंखों ने मंजर देखा कि एक मज़दूर भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकला है। और ये एक ऐसा मंजर था कि जब वो मज़दूर बाहर निकला तो उनकी आंखों के सामने ही जो राइट साइड पे दीवार बनी हुई थी वो पुराने दौर की अंग्रेज़ों की बनी हुई दीवार थी, जिसके अंदर ईंटें बारीक बारीक लगाई जाती हैं। आजकल तो मोटी ईंटें, उस दौर में जिस तरह किला लाहौर है या मुख्तलिफ किले बने हुए हैं, ये पुरानी बिल्डिंग है, नवाबों की हवेलियाँ हैं, उनके अंदर जो ईंटें लगाई जाती थी वो बारीक वाली ईंटें होती थी और बहुत मजबूत होती थी। आज तो बहुत चौड़ी नहीं होती, उस दौर की बहुत, वो उस अस्पताल की दीवार भी बहुत चौड़ी थी और उसी दौर का मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था जो बहुत ही मजबूत था। अगर आप एक भी ईंट को उखाड़ना चाहेंगे तो नहीं उखाड़ सकते, वो इतना मजबूत था। लेकिन उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, वो जो गेट से बाहर निकला था, वो हुलिये से ही कोई मज़दूर नज़र आता था, लेकिन उसकी जिस्मानी हालत से लगता था वो इस वक्त होश में नहीं है, वो मदहोश सा है। उसका चेहरा लाल हो चुका है, बाल अजीब से हो चुके हैं, कपड़े जगह जगह से फट चुके हैं और खून बह रहा है। लेकिन उससे भी खौफनाक मंजर जो उन खड़े हुए लोगों ने देखा वो ये था कि वो भागता हुआ उस दीवार की तरफ गया और उनकी आंखों ने जो मंजर देखा वो दीवार को तोड़ता हुआ बाहर चला गया। अनबिलीवेबल था, ये नामुमकिन था, लेकिन क्योंकि वो अपनी आंखों से खड़े देख रहे थे कि उस मज़दूर ने, जिसकी इतनी हार्डी बॉडी नहीं थी, वो ज़ोर भी लगाता तो शायद एक दो ईंटें उखाड़ लेता ज़ोर लगा के, तो वो भी मुश्किल था। लेकिन वो जिस जगह से गुज़रा था वो उसको उड़ाता हुआ गया था। आंखें देखने के बाद फ़ैसला कर चुकी थी कि ये किसी इंसान की ताकत नहीं हो सकती कि जिस जगह से वो गुज़रा था उस एरिया को, उस ईंटों वाले हिस्सों को उड़ाता हुआ गुज़र गया था। ये कोई और ही ताकत है, किसी इंसान की ताकत ऐसा नहीं कर सकती। और जब उसने उस दीवार के पास पहुंचा तो उसने हाथ से ऐसे धक्का नहीं दिया उस दीवार को। जिन आंखों ने देखा तो वो बताते ऐसे हैं कि वो भागता हुआ ही दीवार को साथ टच हुआ और दीवार का, पूरी दीवार नहीं, एक इतना हिस्सा तकरीबन जिसमें दो इंसान गुजर सकें, इतना हिस्सा वो गिराता हुआ दीवार से वो बाहर निकल गया। वो अभी तक चीखता हुआ बाहर निकला था। जिस तरह वो अंदर चीख रहा था उस दरवाजे से भी उसी चीखता हुआ बाहर आया था और चीखते हुए दीवार के साथ टच हुआ, दीवार तोड़ी और बाहर निकल गया। उनमें से जो कुछ बहादुर थे वो उसके पीछे भागे कि क्या मंजर है। तो बाकी भी देखा देखी हिम्मत करके, जो वहां पे बुत बन गए थे, खौफजदा हो गए थे, हिम्मत करके उसके पीछे भागे। बाहर भी जो लोग अभी जमा हो रहे थे कि क्या हो रहा है, अब उनके कान भी उस आवाज़ को सुन रहे थे जो उस मज़दूर की चीखों पुकार से लर्जा रही थी। और उनकी आंखों ने देखा कि एक शख्स भागता जा रहा है। गांव वाले न सिर्फ परेशान हो गए बल्कि उसके पीछे भागना शुरू हो गए। जो उसके मज़दूर काम कर रहे थे, अब उन्होंने अपने मज़दूर को, वो भी परेशान थे कि ये किसकी आवाज़ है, क्या है, लेकिन क्योंकि वो काम छोड़कर जा नहीं सकते थे, आम लोग तो पहुंच गए देखने के लिए, मज़दूर अपने काम में मसरूफ़ थे, इसके बावजूद कि वो भी आवाज़ें सुन चुके थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये आवाज़ें उन्हीं के अपने ही किसी दोस्त मज़दूर की हैं। जब उन्होंने अपने मज़दूर को इस हालत में फटे कपड़ों के साथ देखा और भागते हुए चिल्लाते हुए देखा तो वो अपना काम छोड़ के वो भी उसके पीछे भाग पड़े। गांव वाले और भी ऑलरेडी जो उसके पीछे भाग रहे थे, वो सब इस अंदाज में कि इसको पकड़ो और इससे पूछो क्या हुआ इस बेचारे के साथ। और सारे भागते भागते, कभी वो किस तरफ भागता, कभी वो किस तरफ भागता, भागते 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 काफ़ी कोशिश के बाद आखिर लोगों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन पड़ी थी कि जैसे ही दो लोग उसके करीब पहुंचे और उसको बाजू से पकड़ा तो उसने ऐसे बाजू झटके और सब आंखों ने देखा वो उड़े हैं अपनी जगह से और दूर जा गिरे हैं।
जो लोग पीछे मंजर देख चुके थे दीवार को तोड़ते हुए, वो तो दूर ही रहे उससे, वो तो घबराए हुए थे। लेकिन जो बाहर से लोग उसके पीछे भाग पड़े थे, उन्होंने जाके उसको बाजू से पकड़ा था, लेकिन उसने ऐसे बाजू किया और वो उड़ते हुए दूर जा गिरे। लेकिन उसके जो अपने मजदूर थे, उन्होंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। उनका ये था कि वो उनका अपना था, उनका दोस्त था, उनका साथी था, वो फिर भी पीछे नहीं रह सकते थे। इसके बावजूद कि वो जान चुके थे कि इसको पकड़ना अपनी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है, वो फिर भी भागते रहे और भागते भागते आखिरकार जितने मज़दूर थे, लोगों की हेल्प से भी आखिरकार उसको उन्होंने दबोच लिया, नीचे गिराया और 8 से 10 लोगों ने उसको पकड़ लिया। 8 से 10 लोगों की ताकत पे वो बेबस हो गया। अगर कोई 3-4 उसको पकड़ते तो शायद वो ऐसे उठा के फेंकता। जब 8-10 बंदे उसके ऊपर चढ़ गए तो अंदाज़ा हो गया अब ये बेबस हो गए। उसी वक्त एक रस्सा लाया गया और उसके हाथ और पाँव बांध दिए गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसके हाथ और पाँव खुल गए तो ये फिर सबको उड़ा कर फेंक देगा। उसको बांध दिया गया। अब वो बेबस तो हो चुका था, किसी को उठाकर फेंक तो नहीं सकता था, लेकिन अगला फैसला था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो चीखे जा रहा था, होश में नहीं था, किसी की तरफ देख नहीं रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थी, खौफ से एक जगह पे टिकी हुई थी और वो चीखो पुकार किए जा रहा था। कुछ बुजुर्ग सियाने आगे आए, उन्होंने कहा इस पे किसी चीज़ का साया हो चुका है, इसको दूसरे शहर में जो पीर साहब हैं उसके पास लेके चलते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा इस वक्त तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्या करें? तो उन्होंने कहा इसको रात को कहाँ रखेंगे, हम सारे साथ चलते हैं, उनसे जाके पीर साहब से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको हम जगा ही लेंगे। सो बैलगाड़ी का एक बंदोबस्त किया गया, उसको उसके ऊपर डाला गया, मजबूती से बांध दिया गया और वो लोग उसको लेकर दूसरे गांव पहुंचे। पीर साहब अपने वज़ाइफ में मसरूफ़ थे और इस वक्त वो किसी को देखते नहीं थे, लेकिन जब बताया गया कि पूरे गांव वाले आए हैं और मुअज़्ज़िज़ीन भी आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि एक ख़ास मैटर है तो आप तशरीफ़ लाइए। पीर साहब आए, अपनी जगह पर बैठे, उन्होंने कहा इसको सामने बिठा दो। वो अभी भी चीखे मारे जा रहा था, अभी भी वो होश में नहीं था, अभी भी वो मदहोश सा था, अभी भी उसकी आंखें एक जगह पे थीं और वो नॉर्मल नहीं था। पीर साहब अपनी जगह पे बैठे और पढ़ना शुरू कर दिया। आंखें उनकी बंद थी और वो पढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उसकी चीखो पुकार बंद हो गई। पीर साहब ने कहा इसके हाथ और पाँव खोल दो। उन्होंने उसके हाथ और पाँव खोल दिए और वो अब खामोश हो चुका था। पीर साहब ने कहा कौन हो तुम? मैंने तुम्हारे हाथ पाँव भी खोल दिए हैं, तुम इस आस्ताने पे आए हो, कौन हो तुम? तो उस मजदूर के अंदर जो बोला वो मजदूर नहीं, कोई एक भारी भरकम आवाज़ थी जिसको सुन के सारे मजदूर भी डर गए, ये कौन बोल रहा है? तो उसने बताया मैं फ़लाँ हूँ। ये मैं जान के ये वाला पोर्शन जो है, मैं मतलब उसने अपना मज़हब बताया, मैं उसको नहीं हाईलाइट कर रहा। उसने अपना मज़हब बताया, मैं फ़लाँ हूँ। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते? पीर साहब ने कहा ये एक इंसान है और तुम इंसान के अंदर घुस गए और उसको तकलीफ़ दे रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा जिस कमरे में ये दाखिल हुआ है उस कमरे में दाखिल होने से पहले ना ही इसने दरवाज़ा नॉक किया है, ना ही इसने अंदर दाखिलने से पहले सलाम किया है, कोई बात की है। डायरेक्ट ही इसने अपनी लात मार के दरवाज़ा खोला है और अंदर दाखिल हो गया है। उस कमरे में मेरी बीवी और मेरे बच्चे मौजूद थे। मेरी बीवी मेरे बच्चे को वहाँ बैठी दूध पिला रही थी और इसको इतना भी नहीं पता कि किसी भी जगह में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा खटखटाया जाता है, इजाज़त ली जाती है, सलाम किया जाता है, फिर आया जाता है। ये बग़ैर ही इजाज़त लिए अंदर कैसे आ गया कि जिस वक्त मेरी बीवी दूध पिला रही थी और मेरी बीवी को इसने इस हालत में देखा, इसलिए मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। तो पीर साहब ने कहा अगर वो इस बात को जानता होता कि तुम्हारे बीवी और बच्चे वहाँ मौजूद हैं तो वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर सकता था कि अंदर दाखिल हो। उस शख्स को नहीं पता था इस बात का, इसलिए ही वो अंदर दाखिल हुआ। तो जिन बोला
जब ये कमरे सब के सब बंद हैं और सबको पता है कि आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया, तो क्या इसको नहीं पता कि ऐसी जगहों पे जाने से पहले दरवाज़ों को नॉक किया जाता है, दरवाजे को खटखटाया जाता है। पीर साहब का और जिन्नात का इस तरह का मुकालमा हुआ, जिस पे पीर साहब कोशिश कर रहे थे कि उस जिन का गुस्सा ठंडा कर सकें और उसको कायल कर सकें कि इसने जान के नहीं किया, ये एक बशर है और वो गलती कर बैठा है। माना कि उसने तुम्हारी बीवी को इस हालत में देख लिया है, लेकिन उसने जान के नहीं किया। अगर जान के किया होता तो मैं तुम्हें कहता हाँ तुम सही हो और ये गलत है। और आखिर एक टाइम आया कि जिन ने कहा ठीक है मैं इसको माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त होंगी। पीर साहब ने कहा बोलो। तो उसने जो शर्त बताई वो एक ऐसी थी जो इस वक्त यहाँ पे बताना ठीक नहीं है। तो पीर साहब ने कहा नहीं, इस शर्त को माना नहीं जा सकता। अब मेरे पास एक ही हल है। मैंने काफ़ी देर तुमसे आराम से बात की ही है। अब तुम अपनी हर शर्त को छोड़ो और इस जगह से चले जाओ, नहीं तो अब मैं जलाल में आ गया तो मैं तुम्हें जला दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने तमाम इखलाक के साथ तुम्हारे साथ बात की ही है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अगर अड़ रहे हो इस बात पे, तो फिर तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। जिन जानता था कि सामने बैठी हुई हस्ती कितनी नेक हस्ती है, तो उसने कहा ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। तो पीर साहब ने कहा ये कसम है, ये बात है, ये करो और उसके बाद जाओ, और ये भी हल्फ दे के जाओ कि ये यहाँ से चला भी गया तो दोबारा कभी इसकी ज़िंदगी में नहीं आओगे, ना इसको तंग करोगे। और जब उन्होंने उससे हल्फ लिया तो पीर साहब मुतमईन हो गए। जिस कमरे में वो लोग जिस जगह पे बैठे हुए थे उसके ऊपर एक रोशनदान बना हुआ था। अमूमन पुराने दौर में कमरों के अंदर एक लकड़ी की खिड़की बनाई जाती थी, उसको ऐसे खोल दिया जाता तो उसके अंदर से दिन के टाइम में रोशनी आती थी, और सर्दियों में उसको बंद कर दिया जाता था। उस रोशनदान को उन्होंने कील गाड़ कर बंद कर दिया गया था। मकसद शायद वो टूटने वाला था या क्या था, उन्होंने उसको परमानेंटली पक्का बंद कर दिया था। वो रोशनदान जो ऊपर कमरे का बना हुआ था वो पक्का बंद कर दिया गया था। उसके पीछे लकड़ियाँ लगा के इतनी मजबूती से बंद कर दिया गया था कि वो अब खुल नहीं सकता था। और जब जिन ने जाने का कहा और जब उसने उसकी बॉडी को छोड़ा तो सब ने ये देखा कि वो अपनी जगह से उछला, ज़मीन से बैठे बैठे उछला कई फुट तक, और नीचे ज़मीन पे दोबारा से वो मज़दूर नीचे गिर गया। और सबकी आंखों ने जो दूसरा मंजर देखा तो वो एक इतना ज़ोरदार आवाज़ थी उस लकड़ी की, उस रोशनदान की, जो टूट के अपनी जगह से उखड़ के, उसका फ्रेम जो था बना हुआ, फ्रेम तक, पीछे लकड़ियाँ तक, सब कुछ उखड़ के टुकड़े टुकड़े होके जाके गिर गई। यकीनन वो जो जब जिन निकला था वो इतने तेज़ी से और गुस्से से गया था कि वो रोशनदान ही तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसके बाद भी पीर साहब ने इशारा किया अभी इसको यहीं पे रहने दो। कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद पानी मंगवाया। पानी मंगवा कर उसको कहा इसको पिलाओ, और उस बंदे ने उस पानी के कुछ कतरे जब उसके मुंह में डाले गए तो उसने पानी बाहर नहीं निकाला, अंदर चला गया। तो पीर साहब ने कहा अब वो इसके जिस्म में नहीं है, ये इस बात का सबूत है, वो जा चुका है। तो किसी ने सवाल किया वो तो रोशनदान तोड़ कर जा चुका है। तो पीर साहब ने कहा बाज़ औक़ात ये चक्कर देते हैं, दिखावा करते हैं कि चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर मौजूद होते हैं, शो नहीं कराते। लेकिन इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ पानी गया है इसका मतलब है वो मौजूद नहीं है, वरना ये चीखें मारता। उसके बाद उसको पानी पिलाया गया और वो होश में आ गया, इस काबिल हो गया कि बातें कर सके। और पीर साहब ने उसको समझाया ज़िंदगी में आप सब भी सुन लें, किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जो बंद हो, काफ़ी अरसे से ना खोली गई हो, तो वहाँ पे दरवाज़े को नॉक लाजमी किया करें। उसके बाद दाखिल हुआ करें, या ऊंची आवाज़ में मुखातिब करके कहा करें अस्सलामु अलैकुम, हम अंदर दाखिल होना चाहते हैं, और फिर अंदर दाखिल हों। मेरी इस दफ़ा जो पार्ट 2 चल रहा है राज प्रोग्राम का, उसमें भी आप देखेंगे ये जो हॉन्टेड घर है काफ़ी दिनों से बंद है, तो उसका भी दरवाज़ा जब मैंने खोला है तो काफ़ी देर नॉक किया है, और उसके बाद बाकायदा आवाज़ में कहा है कि ऐ अल्लाह की मखलूक हमें रास्ता दे दें, हम अंदर आना चाहते हैं। और मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में आप देखते होंगे यही करता हूँ कि दरवाजे को नॉक करता हूँ और इजाज़त मांगता हूँ, फिर अंदर दाखिल होता हूँ, डायरेक्ट दाखिल नहीं होता, भूल जाऊँ एक और बात है। उसके बाद उन्होंने उस बंदे को साथ लिया। इस दफ़ा का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा साइन रिकॉर्ड हुआ है, पार्ट 2 में मज़ा आएगा आप लोगों को। उन्होंने उस बंदे को साथ लिया और वापस उस हस्पताल पहुँचे। अब बाकी भी सारे डर चुके थे क्योंकि एक ऐसा वाक़या हो चुका था कि अब जिस कमरे में एक रात पहले उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी उसमें भी कोई जाने को तैयार नहीं था।
तो उन्होंने कहा अपने अपने बिस्तर बाहर ले आओ, आज हम बाहर ही सो जाएंगे लेकिन अंदर नहीं सोएंगे। और उन सब ने रात सोते जागते खौफ के मारे में कोई अच्छी तरीके सो ना सका, कभी आंख लग जाती और कभी आंख खुल जाती, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह उसके बाद फैसला हुआ कि जिस कमरे में ये वाक़या हुआ था कम से कम आप उस कमरे से अपना बर्तन तो ले आएँ, वो सालन वाला, क्योंकि आज उन्होंने खाना खाना था, रात तो उन्होंने बाहर से खा लिया था। बुज़ुर्ग भी एक दो उन्होंने वहाँ पे बुला लिया और मज़दूर इकट्ठे होकर जब उस कमरे के अंदर गए तो एक ऐसा मंज़र था जो उससे पहले आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। वो जिस बर्तन के अंदर उसने खाना बनाया था उस मज़दूर ने, वो बर्तन ज़मीन पे रखा हुआ था और बिल्कुल खाली था। उसके अंदर जितनी भी गोश्त के टुकड़े थे, बोटियां थीं और जितना भी शोरबा था वो चारों दीवारों के ऊपर लगा हुआ था और पूरी छत भरी हुई थी उससे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि गोश्त के टुकड़ों को आप छत की तरफ मारें तो कोई एक शायद चिपक जाए, वरना बाकी ज़मीन पे गिर जाएंगे। लेकिन उस बर्तन के अंदर जितना भी गोश्त था वो चारों दीवारों पे लगा हुआ था और ऊपर छत पे चिपका हुआ था, ज़मीन पे कुछ भी नहीं था। बुज़ुर्गों ने यही बात सबको बताई कि शायद उसने गुस्से में ये उठा के इतनी ज़ोर से छत पे और दीवारों में मारा है कि वो अपनी जगह पे चिपक गया है। अब उस पीर साहब ने जो कहा था, तरीका बताया था, वो जो साथ बुज़ुर्ग गए थे उनको समझाया था कि आपने जो जाते ही पहला काम करना है, वहाँ पे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और जिस कमरे में ये वाक़या हुआ है उसको दोबारा से लॉक कर देना है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस कमरे में इनकी रिहाइश है वो कमरा ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन साथ वाले कमरे में नहीं जाना, वो है या नहीं है आप लोगों ने नहीं जाना। उन्होंने अपना बर्तन उठाया, उसको बाहर बंद किया और ताला लगा दिया और उनको कहा मैं पढ़ाई कर देता हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा जो पीर साहब ने बताई थी, मैं पानी पे दम करके पानी छिड़क देता हूँ, आप लोग रात को रह सकते हैं। लेकिन मज़दूरों ने कहा अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस जगह पर रह सकें, हमें अब यहाँ पे नहीं रहना। उन्होंने अपना सामान, अपना बिस्तर वहाँ से उठा लिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक ऐसा वाक़या हो चुका था जो फ्रंट पे जितने भी हॉस्पिटल के अंदर लोग काम करते थे अब वो खौफज़दा थे इस पूरे वाक़ये के बाद कि हम कैसे काम करें, क्योंकि पीर साहब को पूरी कहानी, पूरी सारा कुछ समझा दिया गया था। तो अगले दिन खुद ही वो जो पीर साहब थे उस अस्पताल में पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि यह अस्पताल एक नेक मकसद के लिए है और लोगों की शफा के लिए है, और मुझे पता है ये लोग डर जाएंगे और अस्पताल में काम नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए मैं बग़ैर किसी को बताए खुद से आया हूँ, आपका वहम, आपका खौफ दूर कर सकूँ। और उसके बाद उन्होंने एक पढ़ाई की, पानी पढ़ा और इस तरह का एक दायरा कड़ा लगा दिया फ्रंट वाले हिस्से पे कि इस एरिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आ सकेगी, आप लोगों को तंग नहीं करेगी और आपको डर भी नहीं लगेगा। और वो दम किया हुआ पानी सारा जितना भी अमला वहाँ पे काम करता था अस्पताल के अंदर, उसको पीर साहब ने पीने के लिए दिया। सब ने पी भी लिया और उसको कहा फिर भी अगर किसी को डर लगे या कुछ लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा या आप लोग मेरे पास आ जाइएगा। कुछ दिनों तक अस्पताल का जो अमला था, जो सामने काम करता था, वो डरा रहा, लेकिन पानी पीने की वजह से उनका हौसला बढ़ गया था, कुछ डर कम हो गया था। लेकिन पीर साहब जो पढ़ के गए थे, दायरा कड़ा करके गए थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब रूटीन पे वापस आना शुरू हो गए और उनका वहम, उनका डर जो था वो ख़त्म होता गया। वहम से मुराद ये होता है कि कोई आने वाला है, कोई आ रहा है, वो आ ना जाए, मैं रात का टाइम में बैठा हूँ, वो आ ना जाए, ये वहम। इस तरह ही वो तो कन्फर्म था कि जिन है यहाँ पे। वहम से ये होता है कि बैठे हुए रात को डर लगता रहता है, वहम होता है वो आ ना जाए, इस वक्त भी वो जाग रहा होगा, जिन आ रहा होगा। उनका वहम ख़त्म हो गया, उनका डर ख़त्म हो गया, लेकिन वो कमरे पीछे बंद कर दिए गए थे। पीर साहब जब आए थे अस्पताल का, उन्होंने दायरा कड़ा लगाया था, तो वो जो कमरा जिसके अंदर ये वाक़या हुआ था उसके वो अंदर तो नहीं गए थे, लेकिन बाहर ताले पे खड़े होकर कुछ देर वो पढ़ते रहे थे, जो गाँव वाले ने अपनी आंखों से देखा था। और जो साथ वाला कमरा था उन्होंने अंदर जाके उसके अंदर पढ़ाई की थी और पानी का छिड़काव करके कहा था ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कभी भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइन के अंदर बने हुए जाके बाकी जितने भी कमरे हैं यहाँ पे कोई भी ना चाहे। और ये उन्होंने सब गाँव वालों के सामने बात नहीं की थी, जो चंद लोग थे उनके सामने बात की थी, उनको समझा दी थी। उसके बाद वो वापस चले गए और उनको कहा था वो जो दीवार का टुकड़ा
वो तोड़ के बाहर निकला था, वो असल में उस वक्त उसके अंदर वही जिन था जिसने अपनी ताकत से उस दीवार को तोड़ा था। उन्होंने कहा इसको मुरम्मत करा दें, और वापस मुरम्मत करा के उस दीवार को ठीक कर दिया गया। काफ़ी अर्सा तक गांव के वो लोग वहाँ पे डरे रहे, अस्पताल के लोग भी डरे रहे, लेकिन वहाँ पे दोबारा से इस तरह का कोई वाक़या नहीं आया। अस्पताल वाले लोगों से कई दफ़ा गांव वाले ने आके पूछा क्या रात को दोबारा से आपने कोई आवाज़ सुनी, कोई खटका सुना, या आप लोगों ने कभी कुछ देखा? तो उनमें से काफ़ी लोगों ने कहा शुरू में तो हम डरे रहे, बहुत ज़्यादा वहम का शिकार रहे कि अभी कोई आ रहा है, जैसे कोई आया हुआ है, कोई बैठा है, लेकिन था कुछ भी नहीं। और उसके बाद ऐसा भी होने लगा कि अक्सर हम रात को निकल के पीछे की तरफ मजबूरी में अगर कहीं जाना भी पड़ जाता तो हमें नज़र कुछ नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई खटका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पीर साहब ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। वो मखलूक अपना वहाँ तक ही रही, आगे नहीं आ सकी, और उसके बाद वहाँ पे बिल्कुल सुकून हो गया। वो लोकेशन आज भी उस जगह पर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद उस वाक़े से नावाकिफ़ हैं, और इस वाक़े को कहते हैं अगर बता दिया जाए तो आज की जनरेशन शायद वहाँ पे पहुँच भी जाएगी, लेकिन जो सामने काम करने वाला अमला है, जो सामने का पोर्शन जो अस्पताल का काम कर रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उनके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा मज़हर भाई मेरा गांव है, आज भी वो जगह, इस जगह का नाम ना बताइएगा, वरना लोग जो नौजवान नस्ल है वो कहीं डर ना चाहें कि यार ये अच्छा ये जगह, यहाँ पे ये वाक़या हुआ था। वो कहते हैं असद अली ने कहा है कि सर ये वाक़या मेरे आँखों देखा वाक़या है, मैं छोटा था लेकिन मेरी आँखों ने ये मंज़र वहाँ पे खड़े होकर देखा था, दीवार तोड़ते हुए भी देखा था और उसको भागते हुए भी देखा था, लेकिन अंदर वाली आवाज़ें सुनी थी, उसको अंदर मार पड़ते नहीं देखा था। दीवार तोड़ते भी देखा था और उसको भागते भी देखा था। मैंने कहा उस वक्त आप कहाँ थे, अंदर या बाहर? तो कहते हैं मैं बाहर था, बाहर से देखा था जब वो दीवार तोड़कर भागता हुआ आ रहा था। तो ये थी कहानी जो मुझे असद अली ने ओमान मस्कत से भेजी है। सरगोदा के साथ एक जगह है जहाँ की एक सच्ची कहानी थी। सो आप लोग भी अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं तो mmtvraz@gmail.com, स्पेलिंग के साथ बताता हूँ, mmtvraz@gmail.com। इस पर आप मुझे लिख के भेजिए मेरे जीमेल एड्रेस पे, या फिर मेरे व्हाट्सअप का नंबर है जो +92 313 66 55500। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 55500। इस पे वॉइस मैसेज की सूरत में करें या कहानी को लिख के भेजें, लेकिन लास्ट में आपने लफ्ज़ स्टोरी लाजमी लिखना है। जैसे ही आप नीचे स्टोरी लिखेंगे उर्दू में या इंग्लिश में मुझे पता लग जाएगा, और जल्द ही इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो इस दुआ के साथ आप सब देखने वालों को ना सिर्फ अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े हमेशा खुशियाँ दे, अपनी रहमत के सदक़े आपके गम दुख परेशानियाँ दूर करे, बल्कि आप सब पे हमेशा उसकी रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। मोहब्बतें बांटते रहिए, इंसानों से प्यार कीजिए, अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूक से प्यार कीजिए। यकीन मानिए आपकी परेशानियाँ, आपके दुख, आपकी मुसीबतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब हम बाकियों को छोड़ के सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मांगते हैं तो फिर हम हासिल नहीं कर सकते। जब अपनी ज़ात को भुला के हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो वो ज़ात आपको खुद ब खुद अता कर देती है। तो इस मैसेज को लव यू सो मच इसलिए कहता होता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मोहब्बतों का सिलसिला बढ़ता जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।